नाउ सर, मैं अब चाहता हूं डॉक्टर महाजन के पास। डॉक्टर साहब, आपका 4 दशकों का अनुभव है और आप एम्पावर्ड कमेटी जो डिजीज मॉनिटरिंग की बात कर रही हैं, आप उसके मेंबर भी हैं। और चारों एक्सपर्ट्स ने एक बात कही कि देखिए, जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, डेटाबेस नहीं बना पाएंगे, तब तक कौन सी वैक्सीन कहाँ इफेक्टिव होगी नहीं पता लग पाएगा। और एफएमडी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया डॉक्टर तिवारी ने। तो मैं सर डॉक्टर साहब आपके पास ये आना चाहूंगा कि जैसा ये कहा कि रिपोर्टिंग ऑफ पोल्ट्री डिजीजेस भी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। और जब रिपोर्टिंग नहीं है तो सर्वेलेंस भी और उससे रिलेटेड बाकी पॉलिसीज पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो डॉक्टर महाजन, मेरा निवेदन आपसे अब यही रहेगा कि एज ए मेंबर ऑफ एम्पावर्ड कमेटी जो डिजीज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि डिजीज से हम सब परेशान हैं, किसान परेशान हैं, इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत हो रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि हमें इन डिजीज की मॉनिटरिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? किस तरह से अगर जो डिजीज मॉनिटर हो रही है उनको इरेडिकेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? और बार बार वही बात आती है कि साहब, वैक्सीन को लेके जो डिजीजेस वैक्सीन से कंट्रोल होती हैं और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, तो वैक्सीन अवेलेबिलिटी के लिए हमको क्या करना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? थैंक यू विजय जी, आपका ओके। सो थैंक यू विजय जी, और ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन का भी धन्यवाद जिन्होंने हम सबको आपके ये सब डिस्कस करने का आज मौका दिया। बहादुर भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, और ये दिन याद रहेगा और हर साल ये हम ऐसे ही कुछ ना कुछ डिस्कशन के तौर पे मनाते रहें और उनका बर्थडे भी याद रहेगा हम सबको और पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। तो जैसा कि अभी बहुत सभी ने, मेरे सीनियर ने और मेरे कलीग्स ने, सबने बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। हमारे नहीं कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में ही चैलेंज है। और आज के टाइम में क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा के रिलेटेड बात, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स है, उनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो आएंगे और अपने यहाँ कुछ ना कुछ फैला के जाएंगे, फिर वो हमारे नेटिव बर्ड में डालते हैं बीमारी, और नेटिव बर्ड से हमारे माइग्रेटरी, मतलब जो नेटिव वाइल्ड बर्ड है उनसे फिर दूसरे पोल्ट्री फार्म पे जाती है। तो ये साइकिल बहुत डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना। और हम पिछले बहुत सालों से एलपीआई को 1995 से हम देख रहे हैं, एलपीआई की प्रॉब्लम है और 25 साल से ऊपर हो गया। जैसे यादव जी ने अभी पूरी अच्छी तरह से कह रहे थे कि 25 साल हमने भुगता है इसको और इतना लॉस झेला है। हम जानते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मोर्टेलिटी होती है ब्रॉयलर में बहुत ज्यादा, और लेयर में प्रोडक्शन लॉसेस 40 to 45% होते हैं। ब्रीडर में भी प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं, मोर्टेलिटी होती है। तो लॉसेस तीनों कैटेगरी ऑफ पोल्ट्री में होती है। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा और इकोलाई सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में आते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए वी पंप लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी माइकोप्लाज्मल ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो फिर वो चैलेंज इशू, फिर वो बोलते हैं, डॉक्टर अशोक बोले कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिड्यूज बढ़ गए। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कह रहे हैं कि वैक्सीन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं होगी ये इश्यू चलते रहेंगे और एंटीबायोटिक का एक्सेस यूज हम रोक नहीं पाएंगे। फार्मर इसको समझता नहीं है कि ये एलपीआई की वजह से इनिशिएट हुआ है इन्फेक्शन इनिशिएट होता है, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा तो अंदर ही है, सारे बर्ड के अंदर ही है, इकोलाई भी एनवायरमेंट में है सारे फार्म के। तो उनको रोकना मुश्किल है, दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। और जैसे ही माइकोप्लाज्मा कोई भी तो वो सब प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो वो बोलते हैं फार्मर की सीआरडी की वजह से बहुत मॉर्टेलिटी हो रहा है, सीसीआरडी बोल देते हैं, आरडीसी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इनको इन सालों में उन्हें जाना है। और मैंने भी इसके ऊपर का बहुत सारे स्टूडेंट की रिसर्च कराई, काम कराया, तो उसमें भी हमें मिला कि बहुत सारे ये इशू है, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस करता है। लेकिन अब ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि वैक्सीन के ऊपर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता था हिंदुस्तान में, क्योंकि हम समझते हैं एआई को, हम बहुत अछूत बीमारी समझते हैं कि एआई की बात नहीं करेंगे कहीं भी। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में बीमारी फैल चुकी है, हमें इसके ऊपर खुलकर बात करने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अभी एचपीआई हमारे 2006 में आया था पहली बार, जैसे नवंपुर में, और उसके बाद आइसोलेटेड प्लेसेस में, गवर्नमेंट फार्म्स में ज्यादातर आया। और उनका जैसे डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इम्पोर्टेंट जर्म प्लाज्म खत्म हो गया सारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट फार्म्स के लिए भी, कि बहुत सारे
उनके भी जो जर्म प्लाज्म है बहुत सालों में तैयार किया हुआ है वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए लेकिन अब पिछले साल से 2020 से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है और पूरे एपिडेमिक फॉर्म में पूरे कंट्री में फैल गई है। इसलिए स्प्रेड बहुत वाइडर है और कमर्शियल पोल्ट्री में पहली बार इतने लार्ज स्केल पे आया है इस एरिया में। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में तो पहली बार इतना एक्सटेंसिव लॉसेस हुए हैं और मोर्टेलिटी हुआ है लेयर में भी और ब्रीडर्स में भी। तो इस कंडीशन में अब आप बोलेंगे क्या करना चाहिए हमें, क्या सोल्यूशन क्या है? तो यस और नो आपने पूछा है वैक्सीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैक्सीन, यस, वैक्सीन इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। होना चाहिए, वैक्सीन होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे दूसरे मेजर भी होने चाहिए। हम उसकी तरफ ऐसा ना करें उसकी तरफ आंख मीच लें, हमने टीका लगा लिया तो हमारी बीमारी रुक जाएगी। टीके लगाने के साथ साथ उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हम बायोसिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट और प्रॉपर डाटा रिकॉर्डिंग, ये हम बहुत कम करते हैं। फार्म पे एवरी फार्म पे डाटा रिकॉर्डिंग नहीं होती, कौन सा फ्लॉक आया, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, कितने बर्ड को कब वैक्सीन लगा, किस कंपनी का वैक्सीन लगा, उसकी क्या एक्सपायरी डेट थी, क्या लॉट था, वो सब चीजें उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि पता लगे कि उसके आगे हम मॉनिटरिंग करने में आसानी रहती है। और दूसरा हमने देखा है कि जो दुनिया भर, मैंने भी बहुत सारा लिटरेचर इसके बारे में पढ़ा है दुनिया भर में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर। तो प्रोफेसर स्वेन है जो इसके ऊपर अथॉरिटी है वर्ल्ड ओवर एवियन इन्फ्लुएंजा के ऊपर। प्रोफेसर स्वेन का बहुत ज्यादा काम है एवियन इन्फ्लुएंजा के ऊपर और यूएसडीए में थे पहले, अभी बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। और यूएसए में भी ये वैक्सीन हर कंट्री में पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, हर कंट्री अपने पर्पज के लिए यूज कर रहा है जब जब उनको जरूरत होती है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन देयर प्रेशियस बर्ड्स। अब हमारे ब्रीडर बहुत कॉस्टली बर्ड्स हैं तो उनको तो हम ऐसे जाने नहीं दे सकते, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन के बारे में अभी बात करें। तो उन्होंने ये पूरा डाटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो वैक्सीनेशन भी इट शुड बी वन ऑफ द मेजर्स, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री में जहां इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं वो बियर नहीं कर पाएंगे और उनके लिए ये दिस इज द वी कैन नॉट गो फॉर इरेडिकेशन और स्टैंपिंग आउट पॉलिसी डायरेक्टली बिकॉज एक्सटेंसिव लॉसेस आर देयर इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स। तो इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल के लिए, वैक्सीनेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। और जैसे कि बांग्लादेश का हमारा एग्जांपल है, जैसे भी यादव अभी कह रहे थे कि बांग्लादेश की रियली मुझे भी उनसे कुछ बात करने का मौका मिला, मैंने भी उनके एक्सपीरियंस से अनुभव बांटे उनके साथ, मैंने पूछा भी आपने कैसे इसको कंट्रोल किया, तो वो सही में बताते हैं कि उनका दे हैव वेरी गुड लाइजन विद इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर और वो जो भी चीज करते हैं एवरीथिंग इज वेरी मच कंट्रोल। तो गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट वो अलाउ करती है गवर्नमेंट भी, ये वैक्सीन आएगी, वही वैक्सीन आ रही है वहाँ पे विच इज जीनोटाइप मैच्ड उनके यहाँ जो प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ क्लेड है 2.4, तो उससे रिलेटेड जो भी क्लेड होगा उससे रिलेटेड जो वैक्सीन होगा वही वैक्सीन यहाँ होना चाहिए। तो अभी लेकिन उन्होंने 2012 से वैक्सीनेशन शुरू किया था HPI का और अभी काफी हद तक कंट्रोल है, उनके बड़े बड़े जितने भी ऑपरेशन है उनमें कंट्रोल है। लेकिन क्योंकि उन्होंने LPI को ध्यान नहीं दिया उस टाइम में, उन्होंने HPI को ही पकड़ा और LPI अब एक बहुत बड़ा इशू उनके लिए बन गया। अब पिछले 1 साल से उनको LPI पे भी वैक्सीनेशन पे जाना पड़ा है क्योंकि उनकी वो ये जरूरत हो गई है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक लॉसेस LPI में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने LPI को वैक्सीनेशन भी अलाउ किया गवर्नमेंट ने उनकी, और अब वो LPI की किल वैक्सीन भी लगा रहे हैं। तो इसलिए हमें पहली बार जब हम सोच रहे हैं कि HPI और LPI दोनों को कंट्रोल करना है, कि क्यों ना हम ये सोचें कि दोनों की वैक्सीन के बारे में इकट्ठा ही इसके ऊपर गहन अध्ययन किया जाए और उसके बारे में जो भी लोगों के एक्सपीरियंस है वर्ल्ड ओवर उसका फायदा हम अपने देश में उठाएं, ना कि हम पहले वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि हम ट्रायल करें, देखो जी क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ट्रायल पे जाएं और फिर उसके बाद देखें कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। जो लोगों ने इतने सालों में रिजल्ट लिए हैं उसके बेस पे हम कुछ उसमें से ले सकते हैं, जो अच्छी बातें हैं। OI में मेंशन किया है, एक टेरेस्ट्रियल मैनुअल उनकी किताब छपती है, OI टेरेस्ट्रियल मैनुअल 2018 में छपा है, उन्होंने भी पूरा एक चैप्टर OI इसकी वैक्सीन के ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि OI बिल्कुल मना करती है वैक्सीनेशन के लिए, OI कहती है कि आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं अगर आपके कंट्री में सिचुएशन, डेवलपिंग कंट्री के लिए तो खासकर कहते हैं कि कंट्री टू कंट्री यू कैन डिसाइड अबाउट द वैक्सीनेशन। अगर आपके इकोनॉमिक लॉसेज ज्यादा हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। वो हम भी कब मना कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग होना चाहिए वैक्सीन का,
उसके लिए डीवा कर लो, चाहे कोई और टेक्निक लगा लो, सर्वेलेंस सिस्टम बना लो, जैसे डॉक्टर अशोक ने कहा कि, या डॉक्टर अनप गोपाल ने कहा कि निवेदी को सर्वेलेंस के लिए एम्पावर कर सकते हैं, उनको भी कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं, उसके लिए इंडस्ट्री भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो दैट इज ए गुड सजेशन और वो होना चाहिए। लेकिन हमारे डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा जरूरत है पोल्ट्री के लिए, जो हर जगह नहीं है, बहुत कम है, डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी एंटीबायोटिक एक्सेसिव यूज करते हैं, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं होती डिजीज की, हम अंधाधुंध कुछ भी ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं। तो पोल्ट्री में सबसे बड़ी लैकुनी यही है, इसलिए डेटा भी नहीं आ रहा। जैसे विजय जी कह रहे थे, डेटा की डेफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि वी डोंट हैव ऑथराइज्ड लेबोरेटरी फॉर स्पेसिफिकली फॉर पोल्ट्री, लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर में ही है जो है, और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है, इसकी वजह से डेटा अवेलेबल नहीं है। उसको मैं एग्री करता हूँ कि डेटा होना चाहिए, डेटा के बिना गवर्नमेंट के कोई भी आप स्कीम के लिए जाओगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, सबसे पहले डेटा मांगेंगे, तो डेटा के लिए जरूरी है कि हर फॉर्म पे हम ये इंश्योर कराएं कि उनको, फार्मर को अवेयरनेस कराएं डेटा रिकॉर्डिंग का भी और बायोसिक्योरिटी का भी और प्रॉपर वैक्सीनेशन का भी, क्योंकि वैक्सीन लगाना और प्रॉपर वैक्सीनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसके ऊपर उनको पता होना चाहिए, उनकी रख रखाव पे उनका जो मूवमेंट कैसे होना चाहिए, वैक्सीन को कहाँ रखा जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल पे, सारी चीजों पे देयर शुड बी। ये जैसा कि उपमन्यु जी कह रहे थे कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट पे। अभी OI, FAO और WHO का एक ओफ्लू एक ग्रुप है, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि वैक्सीनेशन के बारे में ही, और उन्होंने कहा था कि जो कंट्री वैक्सीनेशन लगाता है उनके एक्सपोर्ट को कोई कंट्री बैन नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड दे प्रोवाइड सर्टिफिकेट कि हमने वैक्सीनेशन लगाया है, उसका सर्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए और दे कैन गिव दैट। और वो अगर डीवा है तो और भी अच्छा है, और अगर रिकमेंडेड वैक्सीन है तो उसका तो एंटीबॉडी आती नहीं है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, एंटीबॉडी आएगी नहीं, तो दैट कैन बी यूज्ड, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, रिकमेंडेड वैक्सीन में कोई इशू नहीं आता। इरेडिकेशन, जैसे डॉक्टर मलिक कह रहे थे, इरेडिकेशन होना चाहिए। वेल, इरेडिकेशन बहुत अच्छा टारगेट है, होना चाहिए हर डिजीज के लिए, लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखिए इरेडिकेशन बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अभी तक हम पूरे इंडिया से, ह्यूमन में से पॉक्स को सिर्फ इरेडिकेट कर पाए हैं, और एनिमल में सिर्फ रिंडरपेस्ट को इरेडिकेट कर पाए हैं, जिसके लिए कितने रिसोर्सेज लगे, कितने साल लगे। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट फॉर aiming for eradication, taking all measures for control at present, what are at our disposal, what best we can do, including vaccination, biosecurity, restriction of movement, and self-reporting. That is important, that we must report it to the concerned agencies, and data recording. So that is required. So we need to have vaccines right now for both LPI as well as HPI, and we have well-established vaccine companies in our country. If they have sufficient, I think, knowledge and for that, but provided they can produce, वो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, OI की स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, इसी OI के डॉक्यूमेंट में ही उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि वैक्सीन कैसे तैयार होनी चाहिए, उसके हिसाब से वैक्सीन तैयार होगी। और जो स्टैंडर्डाइजेशन, तो जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल है, वो जैसे बागपत में इंस्टीट्यूट है वो चेक करेगा, या IVRI चेक करे, या भोपाल लैब चेक करे, वो सब करे। फिर उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए एवरी 2 to 3 years कि वो वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर वो वैक्सीन में वायरस चेंज हो गया फील्ड में, तो वी शुड अपग्रेड द वायरस। और अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि सारे वायरस हमारे रेपोजिटरी हैं भोपाल लैब के पास, अगर वो वायरस दे देंगे कंपनीज को, तो उनके लिए और इजी हो जाएगा कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वायरस यूज करेंगे, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम काज करता है, जो लेटेस्ट क्लेड है, जैसे H5N8 है, उसमें क्लेड है 2.2.3.4, तो उसका जो अगर वायरस लेटेस्ट अपडेट वायरस देते रहेंगे, तो वो वैक्सीन उसके हिसाब से अपडेट होते रहेंगे, तो हमारे ये प्रोसीजर काफी अच्छा चलेगा, और लॉन्ग रन में हम वी कैन गो टुवर्ड्स इरेडिकेशन। सो ये मुझे कहना था, तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, सो थैंक यू वेरी मच। Dr. Mahajan, thank you so very much